हेलो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ एसएसटी के लिए नोट्स जो कि स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन की स्थापना। यहाँ पर कुछ ब्रिटिश शासन की जब स्थापना हुई थी, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आई थी। पुर्तगाली, जब सबसे पहले पुर्तगाल आए थे भारत में, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आई थी। और यहाँ पर कौन आया था 1498 में? कोलंबस सबसे पहले आया था भारत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731 में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में। तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर प्रभावित था। तो यह जो युद्ध हुआ था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर प्रभावित था। पहला कर्नाटक का युद्ध था ये, जो कि 1746 से 1748 के बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कुछ गलतियां रह जाएं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कोशिश है मेरी कि कोई गलती नहीं रहेगी। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था। अंग्रेज़ों के बीच में यह हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसी से रिलेटेड कुछ और युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका आज की क्लास में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1869 ईस्वी में। 1767 और 1869 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। याद रखिएगा, यहाँ पर 1767 से 1869 ईस्वी में, 1780 से 1784 ईस्वी, ये 4 साल चला है। ये सबसे लंबा चला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 1792 तीसरा युद्ध हुआ था। चौथा युद्ध हुआ था 1799। आगे चलते हैं। उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज। यहाँ पर उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज के बारे में जान लेते हैं। औपनिवेशिक शोषण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 1833 के चार्टर में अंग्रेजों को भारत ने जमीन खरीदने का अधिकार दिया था। औपनिवेशिक शोषण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें 1833 में जो है चार्टर में, किसमें? 1833 में चार्टर में अंग्रेज़ों को भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल गया था। तो अंग्रेज़ों को भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार कब मिला? किसने दिया? चार्टर ने 1833 में। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी और रेतवाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से आप देखिएगा। स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल व बिहार एवं उड़ीसा में यह व्यवस्था प्रारंभ की। कब की? किसने की? ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल व बिहार एवं उड़ीसा में यह व्यवस्था स्थापित की। बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा में यह व्यवस्था प्रारंभ की। या नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा साथ साथ। 1793 में 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल व बिहार
एवं उड़ीसा में यह व्यवस्था प्रारंभ की। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लगान इसकी कितनी रही है 89% और कंपनी का रहा है इसमें 11%। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, यहाँ पर क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो इसमें कब किया था, इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था और राज्य उपज का 50% प्राप्त करता था। जो राज्य है, किसी भी राज्य की जो उपज होती थी उसका 50% राज्य प्राप्त करता था। तो याद रखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंट में लागू किया था, इन 2 जगह पर इसको लागू किया और इसमें जो राज्य है वह उपज का 50% ही प्राप्त करता था। और महलवारी के बारे में देखते हैं। आई होप दोनों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और रैयतवाड़ी आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वहाँ पर लगान सबसे ज़्यादा था 89% और जो कंपनी है वो 11% थी। तो यहाँ पर हम महलवाड़ी के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों ने 1822 में गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब में लागू किया। इसमें निश्चित समय के लिए भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो इसमें जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने 1822 में, कब 1822 में अंग्रेजों ने गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब में लागू किया। ठीक है, इन जगह पर इसको लागू किया गया और इसमें निश्चित समय के लिए भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। एक निश्चित समय के लिए जो है भू राजस्व निर्धारित किया जाता था महलवाड़ी में। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में देखते हैं। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। तो इसका क्या तात्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस थे। और यहाँ पर 1829 में, कब 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का विरोध किया बंगाल में। ठीक है, किसने किया था विद्रोह, या सीधा क्वेश्चन बनता सती प्रथा का विद्रोह किसने किया था, विलियम बेंटिंग ने। और कब किया था 1829 में। और इसका विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। याद रखिए सती प्रथा का विद्रोह विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था और बंगाल में यह हुआ था। एक एक लाइन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आंसर बनते हैं फ्रेंड्स, तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। 1856 ईस्वी में, 1856 में क्या विधवा विवाह, 1856 में विधवा विवाह का समर्थन किया किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। 1856 में विधवा विवाह का समर्थन किया लॉर्ड कैनिंग ने। याद रखिए बेंटिंग और कैनिंग में पजल नहीं होना है। 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का विरोध किया था और बंगाल में किया था। 1856 में विधवा विवाह का समर्थन किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसने समर्थन किया था लॉर्ड कैनिंग, समर्थन कैनिंग ने किया था। मैं अवध की अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसको, जो अवध है इसको अंग्रेजी साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। नारी आंदोलन कब हुआ था और किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। समाज सुधारक थे ये। नारी आंदोलन राजा राम मोहन राय ने किया और ये समाज सुधारक थे। क्या थे ये, याद रखिएगा, ये थे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। जस्टिस आंदोलन, जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी। CN मुरदलियार, TM नायर, ये थे जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन 1915 और 16 में हुआ था और इसमें कौन थे अध्यक्ष, ये भी याद रखिए, CN मुदलियार और TM नायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है,
ये देख लीजिए आगे आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जो इम्पोर्टेंट है ये है सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फूले, ये बहुत बार सत्यशोधक समाज आ चुका है, ज्योतिबा फूले पुणे में। और 1873 में यह आंदोलन हुआ, 1873 में। हरिजन संघ, हरिजन संघ 1932 ईस्वी में हुआ था, हरिजन संघ। और महात्मा गांधी अहमदाबाद, महात्मा गांधी अहमदाबाद 1971 में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। 1971 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, महात्मा गांधी अहमदाबाद। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं बहिष्कृत, 1924 में बहिष्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको शुरू किया था, इस आंदोलन को बहिष्कृत आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में। हरिजन संघ 1932 में आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी अहमदाबाद। और 1971 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और सत्यशोधक समाज यह ज्योतिबा फूले पुणे, और 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा शिमला सम्मेलन जो हुआ था, यह हुआ था 1945 में। और डेट याद रखनी है तो ये भी याद रख लीजिएगा, 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, और जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और माउंट बेटन योजना जो थी यह 1947 में 3 जून 1947 में शुरू हुई थी। और यहाँ पर BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, और BP की फुल फॉर्म होती है बिफोर प्रेजेंट, BP की फुल फॉर्म होती है बिफोर प्रेजेंट, याद रखिएगा। BC की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, और BCE की फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा, तो दोनों अलग अलग हैं, बिफोर क्राइस्ट बिफोर कॉमन एरा। और एनो डोमिनी और CE की कॉमन एरा, एंड B बिफोर प्रेजेंट, यहाँ पर यानी प्रेजेंट से पहले। पांडुलिपियाँ हैं जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, और ये हाथ से लिखा हुआ होता है। पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है, और जो इसका मतलब क्या होता है, पांडुलिपि का हाथ से लिखा हुआ। और यहाँ पर कॉमन एरा के बारे में जानते हैं। जो कॉमन एरा है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है। आदेश जारी करते हैं जब भी हम, उसको जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एक एरा है, ये है। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा, दो है एरे हैं हमारे। और ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए न्यू एरा का प्रयोग करते हैं। जब हम ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं तो न्यू एरा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन एरा जो कि अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, यहाँ पर क्रिश्चियन एरा को सबसे ज़्यादा स्वीकृत किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पूर्व, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पूर्व। फर्स्ट नाम क्या था? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पूर्व। और फर्स्ट नेम ऑफ द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, ये इसका नाम था। ये नाम भी आप याद रखिएगा, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये सब नोट्स करने के बाद आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो इनको बिल्कुल अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। शेयर भी करना ना भूलें ताकि किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट हम करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1985 को मुंबई गोकुलदास तजपाल या गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन में A.O. ह्यूम ने व्योमकेश चंद्र
योगेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो सदस्य संख्या थी 72। देखो यहाँ से इस एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1885 में। और मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन में A.O. हयूम ने की। किसने की? इस कॉलेज में A.O. हयूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके प्रथम अध्यक्ष के अलावा क्वेश्चन बनेगा, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 72 थी। किसने किया ये? आप याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष। और यहाँ पर A.O. हयूम ने इसकी स्थापना की। मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन में A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। अब देखो यहाँ पर कुछ विभाजन है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और यहाँ पर कोलकाता भी अधिवेशन हुआ था 1906 में। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। और होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना, सीधे सीधे डेट पूछ ली जाती, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। होम रूल लीग 1915 से 1916, नेता लोकमान्य तिलक होम रूल लीग 1915 से 16। आगे क्या है हमारा? लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। चंपारण का सत्याग्रह 1917। कब? चंपारण का सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 जलियांवाला बाग और रोल्ट एक्ट के विरोध में। असहयोग आंदोलन हुआ था, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था और रोल्ट एक्ट जो लागू कर दिया गया था, इसके विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1922 में चोरा चोरी आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। और यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, ये है सचिंद्र नाथ सतपाल। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये डेट आप याद रखिएगा 1924 में। ठीक है, सचिंद्र नाथ। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। केंद्रीय महासभा में बम फेंका, जो केंद्रीय महासभा में हुई थी, जब बम फेंका था तो कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। केंद्रीय महासभा में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 में। भगत सिंह व बटुकेश्वर इन दोनों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने बम फेंका था। केंद्रीय महासभा में बम फेंका था 1929 में और 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। डेट भी याद रखिएगा, 6 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 मार्च 1930। दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी? 12 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा शुरू हुई 12 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी ने शुरू की थी। पुणे समझौता 1932 में हुआ था। 26 सितंबर 1932 महात्मा गांधी जी के द्वारा यह समझौता हुआ था। यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिएवल, ये 3 आती हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ कुछ डेट के साथ साथ आपको यहाँ नाम याद रखने होंगे, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, और इसके अंतर्गत क्या था, सेल्फ पावर एम्पावरमेंट इसने शुरू किया था बंगाल विभाजन के टाइम पर। फिर आया था 1906 में मुस्लिम लीग, जिसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहरिसन उल मुल्क और आगा खान ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये 1906 में हुआ था। और उसके बाद जो है क्या हुआ था, 1906 में यह मांग की गई थी, स्वराज्य की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो 1906 का आंदोलन हुआ था, मुस्लिम लीग आंदोलन, इसमें मांग की गई थी अलग से किसकी, पाकिस्तान की। और ये सब डिटेल में तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम भी है और यहाँ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आगे चलते हैं। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, लाल बाल पाल के द्वारा हुआ था। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, मार्ले मिंटो जो आंदोलन हुआ था, सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस। होम रूल मूवमेंट 1915-16 में आया था, एनी बेसेंट ने। होम रूल मूवमेंट 1915 और 16 में एनी बेसेंट ने। लखनऊ पैक्ट 1916 में। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है लखनऊ पैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग पूरी की थी। लखनऊ पैक्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग पूरी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, डोमिनियन स्टेट, यहाँ पर डोमिनियन स्टेट जो है पूर्ण अधिकार चाहिए, डोमिनियन स्टेट यहाँ पर पूर्ण अधिकार चाहिए की मांग की थी। यहाँ देखते हैं उन्होंने मुस्लिम जो लखनऊ पैक्ट है इसके बारे में ही हैं ये पॉइंट्स, तो याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग पूरी की थी और डोमिनियन स्टेट की जो थी पूर्ण अधिकार चाहिए। उन्होंने मुस्लिम नेता की मांग की थी, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम नेता की मांग की थी जो उन्होंने उनको दे दी थी। यहाँ पर हम इन हेडिंग को देख लेते हैं। जो बंगाल विभाजन था वो किस कारण हुआ था। इसके दो कारण थे, अपनी सोच को उनके तरीके से चेंज करना। इसके दो कारण थे बंगाल विभाजन के, अपनी सोच को उनके तरीक़ों से चेंज करना, ये उनका जो है पहला कारण था। हिंदू और मुस्लिम बीच टकराव पैदा करना, हिंदू और मुस्लिम के बीच में टकराव पैदा करना, बंगाल विभाजन में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टकराव पैदा करने की साजिश थी, जो कि 6 अक्टूबर 1905 को ये है बंगाल विभाजन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन में क्या था, स्वदेशी आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की लीडरशिप में बनारस में 7 अगस्त 1905 मेन टारगेट क्या था, इसमें आत्म शक्ति मुंबई, पुणे, पंजाब, दिल्ली, जम्मू, मद्रास, रावलपिंडी और मुल्तान, ये सारे इसके अंदर शामिल थे। तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले की लीडरशिप थी। याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है किसने लीडरशिप की थी स्वदेशी आंदोलन में, तो की थी गोपाल कृष्ण गोखले की लीडरशिप में। बनारस में 7 अगस्त 1905 में मेन टारगेट क्या था ये भी पूछा जा सकता है, तो आत्म शक्ति मेन टारगेट था। और इसमें जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें मुंबई, पुणे, पंजाब, दिल्ली, जम्मू, मद्रास, रावलपिंडी, मुल्ताना को ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आगा खां और नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उलमक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तीनों जो नेता थे इसमें 2 डिमांड हुई थी, अलग से लीडर हो, अलग राइट चाहिए। तो मुस्लिम लीग जो हुआ था 1906 में, इसमें अलग से लीडर की मांग की गई थी और इसमें पाकिस्तान की भी मांग की गई थी कि अलग से हमारा लीडर हो, अलग से हमारे राइट्स हो। मुसलमानों ने इसकी मांग की थी। तो इसमें कौन कौन थे ये नाम ये ज़रूर याद करिएगा। आगा खां, नवाब सलीम उल्लाह और नवाब
मोहसिन उलमक। 2 डिमांड थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लखनऊ अधिवेशन, इनकी डिटेल बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। कोलकाता अधिवेशन मेन पर्पस था स्वराज्य। कोलकाता अधिवेशन का मेन पर्पस था स्वराज्य की मांग कर रहे थे कोलकाता अधिवेशन में। सूरत विभाजन जो हुआ था, इसमें गरम दल हो गया था, एक नरम दल हो गए थे। 2 दल हो गए थे सूरत विभाजन में, गरम दल और नरम दल। गरम दल में तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले नेता थे और डॉक्टर रास बिहारी बांस। तो रास बिहारी और गोपाल कृष्ण, कृष्ण और बिहारी दोनों भगवान के नाम है, तो ये नरम थे। और गरम में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये आते हैं इसके अंदर। बाल मतलब बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, लाला भी बच्चे को ही कहते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी इन दोनों को याद रख सकते हैं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा 6 साल के लिए। कहाँ पर? बर्मा में। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल जो बाल गंगाधर तिलक है, तो उनको जेल भेजा था अंग्रेज़ों ने, और 6 साल के लिए, और बर्मा में। मार्ले मिंटो सुधार में क्या, यहाँ पर मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसमें वॉइस राय थे, हिंदू मुस्लिम की डिमांड पूरी की। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम है, उनकी डिमांड पूरी की थी मार्ले मिंटो सुधार में। वॉइस राय थे मार्ले मिंटो। होम रूल में क्या था, एनी बेसेंट ने यह होम रूल चलाया था। होम रूल बाल गंगाधर तिलक लीग पुणे ने 1916 को स्टार्ट की थी। लीग जो है पुणे ने 1916 में शुरू की थी। होम रूल बाल गंगाधर तिलक लीग, एनी बेसेंट ने इसको चलाया था होम रूल को। अब बात कर लेते हैं मेडिएवल हिस्ट्री की, जिसमें रोल टैक्ट आया था 1919 में, जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920-22 में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1920-22 में, स्वराज्य पार्टी 1923 में, साइमन कमीशन 1927 में, नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 में, और 14 पॉइंट में जिन्ना। यहाँ पर आएंगे, ये याद रखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, रोल टैक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1920-22 में, ये ज़्यादा मेन है। स्वराज्य पार्टी भी आ जाता है 1923 में। साइमन कमीशन भी याद करिएगा 1927 में। ये इम्पोर्टेंट बनते हैं पॉइंट्स। रोल टैक्ट में क्या था, रोल टैक्ट में यहाँ पर आएगा, जेम्स फोर्ड जो थे, जेम्स फोर्ड, उन्हें बिना किसी आर्ग्यूमेंट के सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी ने नॉर्थन इंडिया, जिसे नॉर्दर्न इंडिया बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब, और यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था यहाँ के लोगों ने। 10 अप्रैल 1919 में रोल टैक्ट हुआ था। 10 अप्रैल 1919 में रोल टैक्ट याद रखिएगा। तो 1919 याद रखिएगा रोल टैक्ट के लिए। जेम्स फोर्ड याद रखिएगा, बिना किसी आर्गूमेंट के जेम्स फोर्ड। आगे चलते हैं। क्या? जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, इसीलिए जलियांवाला बाग हुआ था। और जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी उसमें 379 और 1200 लोग घायल हो गए थे और 379 लोग मर गए थे, यानी लगभग 400 के करीब लोग मर गए थे। सरदार उधम सिंह को लंदन में मारा था। सरदार उधम सिंह को लंदन में मारा था। यहाँ पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन में नेता होता है जो खिलाफा होता है, खलीफा होता है। नेता होता है जो खलीफा होता है। अली ब्रदर ने किया इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद अली, शौकत अली 1920 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद व महात्मा गांधी इसके अंतर्गत आते हैं। तो खिलाफत आंदोलन में कौन कौन से नेता आते हैं?
ये याद रखिएगा। तो इसमें एक खलीफा होता है, क्या होता है? खलीफा। अली ब्रदर ने किया इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद अली को, यानी अली जो ब्रदर थे इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कर दिया था। किसको? मोहम्मद अली को, शौकत अली, इन दोनों को इंडिया के ख़िलाफ़ कर दिया था। 1920 में ये शुरू हुआ था। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी इसमें भी शामिल थे खिलाफत आंदोलन में। ऐसे योग जो आंदोलन हुआ था, यह गांधी जी ने इसको शुरू किया था और इसका एम क्या था? ऐसे योग आंदोलन का एम था स्वराज्य। क्या याद रखिएगा? ऐसे योग आंदोलन का एम था स्वराज्य। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे योग आंदोलन में क्या एम था? स्वराज्य। कलकत्ता स्वराज्य की मांग कर रहे थे ऐसे योग आंदोलन में। कलकत्ता अधिवेशन में यह ऐसे योग आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हम कर चुके हैं, बस ये थोड़ा सा और बचा है, ये भी हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फिर हमारा हिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटिश के लिए कोई काम नहीं करूँगा, यहाँ पर CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद इन्होंने बोला। और उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ और गोरखपुर यूपी में 5 फरवरी 1922 7 दिन के बाद स्टॉप हो गया था। ठीक है, टॉप हो गया था यहाँ पर। याद रखिएगा यहाँ से क्या है। तो जो चोरा चोरी घटना हुई थी इसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में डाला गया। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, गोरखपुर यूपी में हुआ था 5 फरवरी 1922 में। 7 दिन के बाद इसको स्टॉप कर दिया गया था। तो 7 दिन के बाद ये जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसको रोक दिया गया था। यहाँ पर स्वराज्य पार्टी में देखिएगा मोतीलाल नेहरू, केलकर और दास, ये तीनों नेता थे। तो ये याद रख लीजिएगा। जनवरी 1930 को स्टार्ट हुआ था। जनवरी 1930 को क्या शुरू हुआ था? स्वराज्य पार्टी। यह 1930 को शुरू हुआ था। ये अपनी सरकार चाहते थे स्वराज्य पार्टी वाले, और ये अलग पार्टी चाहते थे। और ये क्या कह रहे थे कि हमारी एक अलग पार्टी होनी चाहिए। 1945 लेकिन यहाँ पर 45 सीटें इनको मिली थी। तो याद रखिएगा कितनी सीटें मिली थी? 45 सीटें इनको मिली थी। और जितने भी आंदोलन हुए थे वे चाहते थे उन्हें छोड़ दिया जाए, कोई भी आंदोलन ना करें। अपनी सरकार चाहते थे ये। और लॉज को कानून लगाता था वे वापस चाहते थे। 1946 में ख़त्म हो गई। ठीक है, 1946 में स्वराज्य पार्टी ये ख़त्म हो गई। लॉज जो होते हैं, जो लॉ कानून के द्वारा लगा दिए जाते हैं, उनको भी नहीं लगाना चाहते थे, अपनी ही एक अलग सरकार बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 नेता थे, मोतीलाल नेहरू, केलकर और दास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी और सैंडर्स के नेतृत्व में। यहाँ पर साइमन जो कमीशन आया था इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी सैंडर्स के नेतृत्व में। और यहाँ नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो तेज बहादुर इसके अंदर आते हैं। और 14 जिन्ना की बात करें तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया। 1929 में नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं गया। ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। आई होप आज की क्लास में बहुत है, लेकिन यहाँ पर हम कल करेंगे हिस्ट्री से संबंधित प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और इतिहास, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पाषाण काल और ये जो जितने भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो कल ये करेंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको PDF चाहिए नोट्स की तो आप चैनल पे मेंबरशिप ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करके जाना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।